मिडिल ईस्ट में तीसरे दिन की सुबह बारूद के बादल और आग का समुद्र। ईरान और इजराइल की जंग अब एनर्जी सेक्टर तक पहुंच चुकी है। तेहरान हो या हाइफा, बंदरगाह हो या रेगिस्तान, आज हर वो जगह जहां तेल बहता था वहां अब खून बहता नजर आया। यरूशलेम से हाइफा तक, तेल अवीव से तमरा तक, ईरान की मिसाइलों ने इजराइल की धरती को हिला दिया। इजराइल की हाइफा की रिफाइनरी पर ईरानी मिसाइल के अटैक के बाद तबाही की तस्वीरें दुनिया के सामने आई। इजराइल के तमरा शहर में 2 मंजिला घर पर ईरानी मिसाइल ने सीधा हमला किया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। खामनेई ने तीसरे दिन इजराइल से बदला लेने के लिए अपने घातक हथियारों का इस्तेमाल किया। ईरान ने कासिम बैलिस्टिक मिसाइल से 40 से ज्यादा हमले किए। ईरानी हमले के चंद घंटों के भीतर इजरायली फाइटर जेट्स ने जवाबी हमला किया। तेहरान में 2 बड़े ऑयल डिपो को टारगेट किया गया। करज में गैस रिफाइनरी और बुशर में गैस प्लांट। शाहरान ऑयल डिपो में भीषण आग। पश्चिमी तेहरान की रात आग और धुएं से भर गई। इजराइल ने ईरान के इमाम हसन सैन्य छावनी को दूसरी बार निशाना बनाया। इजराइल ने बम बरसाए, मिसाइलें दागी और आग की लपटों में बदल दिया ईरान का ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर। इजरायली डिफेंस फोर्स ने ईरान के तेहरान, तबरीज, शाहरुद, बंदर अब्बास, इस्फहान और खुर्माबाद शहर को टारगेट कर बारूदी आग बरसाई। आईडीएफ के मुताबिक ये वही ठिकाने थे जहां से ईरान की न्यूक्लियर तैयारी और मिसाइलों की तैनाती होती थी। इजराइल के हमले से ईरान में रेड अलर्ट जारी हो गया है। बंदर अब्बास शहर पर हवाई सुरक्षा एक्टिव कर दी गई है। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गए हैं। इजरायली हमले से कहराने की जगह ईरान ने भी पलटवार किया और इजराइल के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। ईरान ने इस बार हाइपरसोनिक मिसाइल से सीधे इजराइल के हाइफा में मौजूद रिफाइनरी को टारगेट कर तबाह कर दिया। वहीं तेल अवीव और यरूशलेम के ऊपर भी मिसाइलें मंडराती रहीं, जिसमें से कई मिसाइलें इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर हवा में ही नष्ट कर दी। तेल और गैस पर इन हमलों ने अब ग्लोबल इकोनॉमी को हिला दिया है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि अगर ईरान और इजराइल की ये एनर्जी वॉर जारी रही तो ग्लोबल क्रूड रेट $100 प्रति बैरल के पार जा सकता है। यूरोप और एशिया के मार्केट में पहले ही हलचल है। गैस प्रोसेसिंग यूनिट्स और सप्लाई चेन पर इस युद्ध का असर दिखना शुरू हो गया है। ये सिर्फ युद्ध नहीं, अब ये तेल के कुओं में लगी आग का विश्व बाजार में असर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इजराइल की तरफ से मिसाइल प्रहार किया जा रहा है और उसकी वजह से क्या कुछ कहां तबाह हो रहा है वो समझिए। तेल अवीव में पहले तो क्या तबाह हुआ वो बताती हूँ। ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइल दागी हैं, जिसकी वजह से तबाही जैसा जो आलम है वो देखने को मिला है। ईरान ने हाइफा पोर्ट पर डायरेक्ट हमला कर दिया है। अब उसके साथ साथ आपको बताती हूँ कि कासिम सुलेमानी मिसाइल से ईरान पर हमला किया गया है, तो दूसरी तरफ भी नुकसान हुआ है, यानी कि जो इजराइल है उसे भी नुकसान पहुंचा है तो ईरान को भी नुकसान पहुंचा है। कासिम सुलेमानी मिसाइल से ईरान पर हमला हुआ है। अब इजराइल पर किससे हमला किया गया है वो मैं आपको बता देती हूं। तेल अवीव पर यह हमला हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ हाइपरसोनिक मिसाइल से खैबर में भी हमला किया गया है। तो ये तमाम जानकारी है जो अब निकल करके सामने आ रही है। इस पूरे हमले के बाद टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है कासिम सुलेमानी, जिससे हमला तेल अवीव पर किया गया है, तो दूसरी तरफ हाइफा पोर्ट है। मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया इजराइल, इसलिए यह हमला वहां पर किया गया है। तो ये तमाम जानकारी है इस पूरे युद्ध को लेकर के, जो ये बता रही है कि इजराइल हो या फिर ईरान हो, तैयारी दोनों ने कर रखी है, दोनों ने ही तबाही मचाई हुई है। लेकिन इस सब के बावजूद दोनों देश ये कह रहे हैं कि तैयारी पूरी है और रुकेंगे तो बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे टारगेट सेट करने के साथ साथ प्रयास ये किया जा रहा है कि कितना ज़्यादा चोट नुकसान पहुँचाया जाए। राजन कोचर सर, मैं आपके पास भी आऊँगी, लेकिन जिस बीच यूके देवनाथ सर मैं आपके पास आ रही हूँ। जिस तरीके से यहाँ पे समझा रहे हैं हम कि जो ईरान की ओर से टारगेट किया जा रहा है इजराइल में तेल अवीव को, हाइफा को, लेकिन इजराइल की ओर से टारगेट किया जा रहा है रिफाइनरीज को और ऑयल के जो यहाँ पे बड़े बड़े भंडार हैं उनके। लेकिन ये देखना होगा कि आखिर अगर ऐसे अटैक चलता रहा तो सर्वाइवल कितने दिनों तक और हो पाएगा और इसका अगला पड़ाव क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा युद्ध को लेकर, ये भी अपने आप में सवाल है। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप?
देखिए, एस्केलेशन मैट्रिक्स में उभय पक्ष जो है एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहा है। जहाँ तक ईरान है, ईरान के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। उनकी नेवी जो है इजराइल तक नहीं पहुँच सकती, उनकी आर्मी भी इजराइल तक नहीं पहुँच सकती, उनकी एयरफोर्स भी इजराइल तक नहीं पहुँच सकती। इसीलिए वो पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं अपने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर, इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन ये संसाधन उनका बहुत लिमिटेड है। मेरा आकलन है कि अभी उनके पास सिर्फ 1600 ऐसे मिसाइल बचे हुए हैं। तो हर रोज अगर वो ऐसे 100-200 मारते रहेंगे तो एक एक वेव में, तो वो शायद और 8 या 10 वेव और युद्ध लड़ सकते हैं। उसके बाद उन्हें सीज़फायर की बात सोचनी पड़ेगी। जी बिल्कुल सर, लेकिन ये तो कहीं ना कहीं कैप्टन आप भी देख रहे हैं कि जो हमला किया जा रहा है ईरान की तरफ से या इजराइल की तरफ से, अब इजराइल को लेकर के तो ये कहा जा रहा था कि उनके पास थार्ड है, उनके पास आयरन डोम है, वो अच्छे से जो भी आ रही हुई बैलिस्टिक मिसाइल हैं या फिर ड्रोन है उन्हें इंटरसेप्ट कर सकता है। लेकिन ऐसा होते हुए नजर तो नहीं आ रहा है। बाकायदा तेल अवीव की तस्वीरें आ रही हैं और बता रही हैं कि कितना नुकसान वहां पर हो रहा है। और तेल अवीव पे अटैक हुआ है, हाइफा पोर्ट पे अटैक हुआ है। देखिए, स्ट्रैटेजिक टारगेट्स हैं और ये बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज कर रहे हैं। तो जब बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज होती है और एयर डिफेंस सिस्टम उसको कैच करता है, आइडेंटिफाई करता है, प्रायोरिटाइज करता है, फिर अपने फायर कंट्रोल रडार को फीड करता है और फिर वेपन जो है एक्टिवेट किए जाते हैं और कोशिश की जाती है कि जितनी दूर से ही उसको गिरा दिया जाए। अब आप बात करेंगे तो जो सप्रेस करना होता है डिफेंस को, कई सारी मिसाइल्स एक साथ जब आती हैं तो प्रोबेबिलिटी बनती है कि एक मिसाइल या दो मिसाइल इनमें से कोई, जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स हों या हाई स्पीड मिसाइल्स हों, तो वो शायद डिस्ट्रॉय ना कर पाए। उस स्थिति में देखिए, टर्मिनल एरिया डिस्ट्रक्शंस भी होते हैं, मैनुअल डिस्ट्रक्शंस भी होते हैं। एक छोटा सा भी अगर बुलेट लग जाए मिसाइल के ऊपर, गन फायर किया हो, तब भी वो डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है, लेकिन उसका मलबा फिर भी आपके क्षेत्र में गिरेगा। तो जब मलबा भी गिरता है तो ऐसा विस्फोट होता है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है सर कि युद्ध का ये तीसरा दिन है और तीसरे दिन तक हम ये देख रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक जो वॉर चल रही है, चाहे साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो ग्राउंड पर हो, चाहे वो आसमान में मिसाइल के जरिए हो, प्रयास ये कि मैक्सिमम नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पे सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा और क्या वाकई में ये मान लिया जाए कि कई और देश इसमें सीधे सीधे इन्वॉल्व हो चुके हैं। मिडिल ईस्ट में तीसरे दिन की सुबह बारूद के बादल और आग का समुद्र। ईरान और इजराइल की जंग अब एनर्जी सेक्टर तक पहुंच चुकी है। तेहरान हो या हाइफा, बंदरगाह हो या रेगिस्तान, आज हर वो जगह जहां तेल बहता था वहां अब खून बहता नजर आया। यरूशलेम से हाइफा तक, तेल अवीव से तमरा तक, ईरान की मिसाइलों ने इजराइल की धरती को हिला दिया। इजराइल की हाइफा की रिफाइनरी पर ईरानी मिसाइल के अटैक के बाद तबाही की तस्वीरें दुनिया के सामने आई। इजराइल के तमरा शहर में 2 मंजिला घर पर ईरानी मिसाइल ने सीधा हमला किया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। खामनेई ने तीसरे दिन इजराइल से बदला लेने के लिए अपने घातक हथियारों का इस्तेमाल किया। ईरान ने कासिम बैलिस्टिक मिसाइल से 40 से ज्यादा हमले किए। ईरानी हमले के चंद घंटों के भीतर इजरायली फाइटर जेट्स ने जवाबी हमला किया। तेहरान में 2 बड़े ऑयल डिपो को टारगेट किया गया। करज में गैस रिफाइनरी और बुशर में गैस प्लांट। शाहरान ऑयल डिपो में भीषण आग। पश्चिमी तेहरान की रात आग और धुएं से भर गई। इजराइल ने ईरान के इमाम हसन सैन्य छावनी को दूसरी बार निशाना बनाया। इजराइल ने बम बरसाए, मिसाइलें दागी और आग की लपटों में बदल दिया ईरान का ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर। इजरायली डिफेंस फोर्स ने ईरान के तेहरान, तबरीज, शाहरुद, बंदर अब्बास, इस्फहान और खुरमाबाद शहर को टारगेट कर बारूदी आग बरसाई। आईडीएफ के मुताबिक ये वही ठिकाने थे जहां से ईरान की न्यूक्लियर तैयारी और मिसाइलों की तैनाती होती थी। इजराइल के हमले से ईरान में रेड अलर्ट जारी हो गया है। बंदर अब्बास शहर पर हवाई सुरक्षा एक्टिव कर दी गई है। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गए हैं। इजरायली हमले से कहराने की जगह ईरान ने भी पलटवार किया और इजराइल के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। ईरान ने इस बार हाइपरसोनिक मिसाइल से सीधे इजराइल के हाइफा में मौजूद रिफाइनरी को टारगेट कर तबाह कर दिया।
वहीं तेल अवीव और यरूशलेम के ऊपर भी मिसाइलें मंडराती रहीं, जिसमें से कई मिसाइलें इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर हवा में ही नष्ट कर दी। तेल और गैस पर इन हमलों ने अब ग्लोबल इकोनॉमी को हिला दिया है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि अगर ईरान और इजराइल की ये एनर्जी वॉर जारी रही तो ग्लोबल क्रूड रेट $100 प्रति बैरल के पार जा सकता है। यूरोप और एशिया के मार्केट में पहले ही हलचल है। गैस प्रोसेसिंग यूनिट्स और सप्लाई चेन पर इस युद्ध का असर दिखना शुरू हो गया है। यह सिर्फ युद्ध नहीं, अब यह तेल के कुओं में लगी आग का विश्व बाजार में असर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इजराइल की तरफ से मिसाइल प्रहार किया जा रहा है और उसकी वजह से क्या कुछ कहां तबाह हो रहा है वो समझिए। तेल अवीव में पहले तो क्या तबाह हुआ वो बताती हूँ। ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइल दागी हैं, जिसकी वजह से तबाही जैसा जो आलम है वो देखने को मिला है। ईरान ने हाइफा पोर्ट पर डायरेक्ट हमला कर दिया है। अब उसके साथ साथ आपको बताती हूँ कि कासिम सुलेमानी मिसाइल से ईरान पर हमला किया गया है, तो दूसरी तरफ भी नुकसान हुआ है, यानी कि जो इजराइल है उसे भी नुकसान पहुंचा है तो ईरान को भी नुकसान पहुंचा है। कासिम सुलेमानी मिसाइल से ईरान पर हमला हुआ है। अब इजराइल पर किससे हमला किया गया है वो मैं आपको बता देती हूँ। तेल अवीव पर यह हमला हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ हाइपरसोनिक मिसाइल से खैबर में भी हमला किया गया है। तो ये तमाम जानकारी है जो अब निकल करके सामने आ रही है। इस पूरे हमले के बाद टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है कासिम सुलेमानी, जिससे हमला तेल अवीव पर किया गया है, तो दूसरी तरफ हाइफा पोर्ट है। मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया इजराइल, इसलिए यह हमला वहां पर किया गया है। तो ये तमाम जानकारी है इस पूरे युद्ध को लेकर के, जो ये बता रही है कि इजराइल हो या फिर ईरान हो, तैयारी दोनों ने कर रखी है, दोनों ने ही तबाही मचाई हुई है। लेकिन इस सब के बावजूद दोनों देश ये कह रहे हैं कि तैयारी पूरी है और रुकेंगे तो बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे टारगेट सेट करने के साथ साथ प्रयास ये किया जा रहा है कि कितना ज़्यादा चोट नुकसान पहुंचाया जाए। राजन कोचर सर, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन जिस बीच यूके देवनाथ सर मैं आपके पास आ रही हूँ। जिस तरीके से यहाँ पे समझा रहे हैं हम कि जो ईरान की ओर से टारगेट किया जा रहा है इजराइल में तेल अवीव को, हाइफा को, लेकिन इजराइल की ओर से टारगेट किया जा रहा है रिफाइनरीज को और ऑयल के जो यहाँ पे बड़े बड़े भंडार हैं उनके। लेकिन ये देखना होगा कि आखिर अगर ऐसे अटैक चलता रहा तो सर्वाइवल कितने दिनों तक और हो पाएगा और इसका अगला पड़ाव क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा युद्ध को लेकर, ये भी अपने आप में सवाल है। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? देखिए, एस्केलेशन मैट्रिक्स में उभय पक्ष जो है एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहा है। जहाँ तक ईरान है, ईरान के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। उनकी नेवी जो है इजराइल तक नहीं पहुँच सकती, उनकी आर्मी भी इजराइल तक नहीं पहुँच सकती, उनकी एयरफोर्स भी इजराइल तक नहीं पहुँच सकती। इसीलिए वो पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं अपने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर, इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन ये संसाधन उनका बहुत लिमिटेड है। मेरा आकलन है कि अभी उनके पास सिर्फ 1600 ऐसे मिसाइल बचे हुए हैं। तो हर रोज अगर वो ऐसे 100-200 मारते रहेंगे तो एक एक वेव में तो वो शायद और 8 या 10 वेव और युद्ध लड़ सकते हैं। उसके बाद उन्हें सीज़फायर की बात सोचनी पड़ेगी। जी बिल्कुल सर, लेकिन ये तो कहीं ना कहीं कैप्टन आप भी देख रहे हैं कि जो हमला किया जा रहा है ईरान की तरफ से या इजराइल की तरफ से। अब इजराइल को लेकर के तो ये कहा जा रहा था कि उनके पास थार्ड है, उनके पास आयरन डोम है, वो अच्छे से जो भी आ रही हुई बैलिस्टिक मिसाइल हैं या फिर ड्रोन है उन्हें इंटरसेप्ट कर सकता है। लेकिन ऐसा होते हुए नजर तो नहीं आ रहा है। बाकायदा तेल अवीव की तस्वीरें आ रही हैं और बता रही हैं कि कितना नुकसान वहां पर हो रहा है। और तेल अवीव पे अटैक हुआ है, हाइफा पोर्ट पे अटैक हुआ है। देखिए, स्ट्रैटेजिक टारगेट्स हैं और ये बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज कर रहे हैं। तो जब बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज होती है और एयर डिफेंस सिस्टम उसको कैच करता है, आइडेंटिफाई करता है, प्रायोरिटाइज करता है, फिर अपने फायर कंट्रोल रडार को फीड करता है और फिर वेपन जो है एक्टिवेट किए जाते हैं और कोशिश की जाती है कि जितनी दूर से ही उसको गिरा दिया जाए। अब आप बात करेंगे तो जो सप्रेस करना होता है डिफेंस को, कई सारी मिसाइल्स एक साथ जब आती हैं तो प्रोबेबिलिटी बनती है कि एक मिसाइल या दो मिसाइल इनमें से कोई, जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स हों या हाई स्पीड मिसाइल्स हों, तो वो शायद डिस्ट्रॉय ना कर पाए। उस स्थिति में देखिए, टर्मिनल एरिया डिस्ट्रक्शंस भी होते हैं, मैनुअल डिस्ट्रक्शंस भी होते हैं। एक छोटा सा भी अगर बुलेट लग जाए मिसाइल के ऊपर, गन फायर किया हो, तब भी वो डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है, लेकिन उसका मलबा फिर भी आपके क्षेत्र में गिरेगा। तो जब मलबा भी गिरता है तो ऐसा विस्फोट होता है। सवाल यहाँ पर ये है सर कि युद्ध का ये तीसरा दिन है और तीसरे दिन तक हम ये देख रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक जो वॉर चल रही है, चाहे साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो ग्राउंड पर हो, चाहे वो आसमान में मिसाइल के जरिए हो, प्रयास ये कि मैक्सिमम नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पे सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा और क्या वाकई में ये मान लिया जाए कि कई और देश इसमें सीधे सीधे इन्वॉल्व हो चुके हैं।